आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बिहार में वेंटिलेटर की तरह नई एम्बुलेंसेस भी बेकार पड़ी हुई हैं। सारण में पप्पू यादव ने सांसद निधि कोटे से खरीदी गई 30 से ज्यादा एम्बुलेंसेस खड़ी होने पर सवाल किए हैं। बीजेपी और सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से जवाब भी मांगा है। साथ ही हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। राजीव प्रताप रूड़ी की तरफ से कहा गया है कि ड्राइवर नहीं है और इसीलिए एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के पैतृक जगह अमनौर में दर्जनों एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं। महामारी का दौर है, कोरोना से लोग तड़प रहे हैं और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़े होने से सवाल जरूर पैदा होता है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यह आरोप भी लगाया है कि यह एक तरह का अपराध है कि इस तरह से एम्बुलेंस खड़ी रखी जाए और लोग जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ अभी राजीव प्रताप रूड़ी तो अमनौर में नहीं है अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनके प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह मंडल अध्यक्ष अमनौर हैं। ये बताइए संतोष जी, जरा चलते रहिए, कि आखिर ये इतनी गाड़ियां एम्बुलेंस क्यों खड़ी है यहाँ पर? देखिए, ये सभी गाड़ियां पंचायत को दी गई थी और पंचायत के द्वारा ही संचालित की जाती है। और ये कोविड महामारी में कुछ ड्राइवर जो अपने को छोड़ के भाग गए, जिस कारण पंचायत के मुखिया लोग उस गाड़ी को लौटाए। तब आज से 10-15 दिन पहले से गाड़ियां आके लगी और अभी 3-4 दिन पहले माननीय सांसद के द्वारा सारण के जिलाधिकारी जी को पत्र के द्वारा ये बताया भी गया है कि कुछ गाड़ियां आके लगी गई है। आप जो भी सरकारी चालक आपके यहाँ उपलब्ध हो, इन गाड़ियों को आप अपने द्वारा चलाएं। इसकी चिट्ठी भी माननीय सांसद के द्वारा जिलाधिकारी जी को भेज दी गई है। राजीव प्रताप रूड़ी ने अपनी सफाई में कहा है कि ड्राइवर नहीं मिलने की वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। उनका दावा है कि सारण में जो सांसद निधि से जो एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है वो देश में सबसे बड़ा है। 80 से ज्यादा एम्बुलेंस इस संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है। इसके वजह से अभी दर्जनों यहाँ पर एम्बुलेंस खड़े हैं। तो इस पर पप्पू यादव ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं और उस पर जवाब किस तरीके से राजीव प्रताप रूड़ी की तरफ से दिया गया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है, दोनों को ही सुनिए। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। तो कहीं ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, कहीं कनेक्टर्स की कमी है, इसीलिए वेंटिलेटर बैग्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। इसी को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश, डॉक्टर बताएंगे कोरोना से बचाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना की दूसरी लहर से देश में हड़कंप है और इसी बीच तीसरी लहर की आशंका ने सबको डरा दिया है, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों पर है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। बच्चों पर ये नया खतरा कितना गंभीर है, इससे बच्चों को कैसे बचाएं, आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों के साथ हम अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों पर वार, कोरोना की दूसरी लहर युवाओं पर मार, कोरोना की अगली लहर क्या बच्चे बनेंगे शिकार? ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है कि हमारे जिगर के टुकड़े अब कोरोना वायरस के निशाने पर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक रिपोर्ट के हवाले से सरकार से पूछ लिया कि रिपोर्ट से बता रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है? तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं हैं कि इसमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, यानी उनके पास कोविड से बचाव का कोई ढाल नहीं। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 0 से 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों पर ये इफेक्ट आता है या असर होता है तो उसके लिए हम फिर से शॉर्ट चार्ज ना रह जाएं। जैसे फर्स्ट वेव में पीपी किट्स और मास्क नहीं मिल रहे थे, अब सेकंड वेव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी करके रख लें जो फिजिकल चीज़ें हैं, बट पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक नर्सेज और वो सारे डॉक्टर्स ही ना मिलें जो बच्चों का इलाज कर सकें। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ अगली जंग के लिए अभी से कमर कसने की जरूरत है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आज तक ब्यूरो। और 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स मेदांता, साथ ही रवि मलिक पीडियाट्रिशियन सीएमडी रैडिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक गोस्वामी पीडियाट्रिशियन फोर्टिस अस्पताल। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर नीलम मोहन का। डॉक्टर नीलम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि कोई रिसर्च और साइंस और कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो अभी इस बात को प्रूव कर सके, लेकिन हम एहतियातन ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों की शरीर की संरचना एकदम अलग होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। उनके हार्मोन्स, उनके इम्यूनिटी लेवल सब कुछ अलग होता है। ऐसे में कितनी संभावना बढ़ जाती है कि उनमें जब ये संक्रमण हो तो वो इसे ये फाइट कर सकें, और साथ ही किस तरीके के बचाव और रोकथाम के तरीके आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, 3 चीज का हमें पहले ध्यान रखना है। नंबर 1 कि वैक्सीनेशन स्टेटस पूरी कंट्री का किस स्पीड से गया। अगर हम स्पीड यूके, इजराइल, यूएसए के तरीके से अपनाएं तो तभी वेरी रैपिडली, क्योंकि जब आपकी वैक्सीनेशन होएगी तभी आपकी जो हम इम्यूनिटी लेवल्स बता रहे हैं वो इम्प्रूव होंगे। बच्चों को कहाँ से आएगा? यूजुअली जो बाहर लोग जा रहे हैं, बड़े लोग लेके आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक पूरे देशवासियों को ये क्लियरली समझना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसके बाद भी सेकेंड वेव के बाद नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, जिसका मतलब कि पार्टी, शादी या जो भी इकट्ठे हो जाना, उसको हम इवेंट सुपर स्प्रेडर कहते हैं। अगर ये इवेंट होंगे तो ऑब्वियसली स्प्रेड ज्यादा होगा। तीसरा, किस तरीके से कोविड ये जो वायरस है अब और जैसे हमें
ज्ञान हुआ है कि सेकेंड वेव में उसने म्यूटेट करा, और इस तरीके से साइंटिस्ट को देखने रहना होता है कि वो म्यूटेशंस और अर्ली आइडेंटिफाई करे ताकि वो स्प्रेड ना हो और लोकल एरिया पे रहे। तो इन तीनों के ऊपर निर्भर है कि क्या आपकी थर्ड वेव आएगी। अगर आप स्पीड से वैक्सीनेशन करें, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सुपर स्प्रेडर इवेंट से दूर रहें, और अगर आप ये तीसरी चीज वायरस के ऊपर ध्यान दें, तो हो सकता है आप अपनी थर्ड वेव को थमा लें। ये थर्ड वेव होगी, ये हम किस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में सारे स्टेट्स जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्पेन एक्सेट्रा में थर्ड वेव आई है। तो वो जब कभी इंसान थोड़ा सा अपने आप को लीनियंट लेता है तो थर्ड वेव, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के बाद जिस तरीके से एटीट्यूड लोगों का थमेगा, इसीलिए विजय राघवन जी ने कहा कि एटीट्यूड के तरीके से थर्ड वेव आएगी। तो अगर हम मान के चले कि थर्ड वेव आई, तब ये हमें पता चल गया कि सब वैक्सीन्स 18 से ऊपर मिल गई। फाइजर इस हफ्ते ये वीकेंड पे फाइजर ने 12 इयर्स के ऊपर भी उसको अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन को। सो हमें शीघ्र ही हमारे देश में जैसे ही वो अप्रूवल होती है, देशवासियों को और गवर्नमेंट को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जो भी वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है, चाहे वो फाइजर या जो, हमें ओपन कर देना चाहिए ताकि वो आए। और बच्चों को अभी हम स्कूल की तरफ रुख नहीं कर सकते, और जो उनकी इम्यूनिटी लेवल है उसमें हमें पूरी गुड न्यूज ये है कि सब पीडियाट्रिशियंस अलर्ट हो गए। तो सबको मालूम है कि किस तरीके से ट्रीट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तैयारी पूरी करनी है कि अगर हुआ, और बच्चे में तैयारी पूरी करनी है। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर विवेक गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, यहाँ पर डॉक्टर नीलम साफ तौर पर कहते हुए, और ये एक फैक्ट है कि जब यूरोप में सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, उससे क्यों हमने नहीं लिया, और उसे एक त्रासदी की तरह हम आज देख रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चरली किस तरीके से जूझ रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं है, वैक्सीन उन्हें लग नहीं सकती, इस तरीके से मेडिकली हमें उन्हें कवच नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो सेकेंड और थर्ड वेव के बीच में बच्चों का बचाव कैसे करें? क्योंकि हो सकता है जब केसेस कम हो तो वापस वो प्लेग्राउंड्स में चले जाएं, वापस हो सकता है अपनी सारी वो एक्टिविटी शुरू कर दें जो वो सेकेंड वेव से पहले करते थे। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि अभी तक बच्चे हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कैन यू हियर मी? जी जी जी। यानी हाँ, सो आई वाज ट्राइंग टू से दैट कि बच्चे अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या फिर जो इनबाउंड रहने का वो था माँ बाप का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उनको उन्होंने फॉलो किया। बच्चे हार्डली बाहर जा रहे थे, दे वर नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी सोशल गैदरिंग और समथिंग। और दूसरा, थोड़ा सा बायोलॉजी उनको फेवर कर रही थी कि जो एस रिसेप्टर्स SARS-CoV को चाहिए स्टक करने के लिए, वो बच्चों में कहीं ना कहीं कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों में सिवियरिटी कम देखने को मिल रही थी। पर जिस तरह से ये कोविड वायरस म्यूटेट कर रहा है, वी कैन नॉट रिलाई दैट कि आगे चल के भी बच्चे उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। So most appropriate thing that we have to do is we have to continue with the COVID appropriate behavior. That is must. हमें complacency को बीच में बिल्कुल नहीं आने देना है। हमें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनको घर के अंदर ही रखना है, प्लेग्राउंड्स में नहीं जाने देना है, अभी स्कूल कॉलेजेस में अभी नहीं जाने देना है। और जो वल्नरेबल ग्रुप है, पर्टिकुलरली 12 to 18 ज्यादा वल्नरेबल रहेगा क्योंकि इनकी एक्टिविटीज घर से बाहर ज्यादा रहती हैं। ये कॉलेजेस में, और क्योंकि क्लास 10, 12 होती है तो ये बच्चे ज्यादा स्कूल की तरफ रुख करते हैं, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को एक तो ये इंश्योर करना है कि जल्द से जल्द वैक्सीन 12 to 18 में इंश्योर करें कि वो लगाना शुरू करें, बिकॉज फाइजर को ऑलरेडी FDA अप्रूवल मिल चुका है 12+ के लिए। और जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है वो भी फेज 3 ट्रायल्स में है, तो अगर हम उसको स्पीड अप कर दें तो हम 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप को भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली रिमेन्स द ससेप्टेबल एज ग्रुप।
एंड थर्ड इज यस, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अब सीखना होगा सेकेंड वेव से और उसको अपग्रेड करना होगा, ताकि गॉड फॉरबिड अगर हम थर्ड वेव को फेस करते हैं तो एटलीस्ट हमारी तैयारी पूरी हो और हम उसको ढंग से फेस कर सकें। बिल्कुल, ये तमाम तरीके यहाँ पर आप बताते हुए डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, हमने देखा है कि कैसे जब फर्स्ट चरण शुरू हुआ वैक्सीनेशन का, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्केप्टिकल थे, जो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से कई वाल्स वेस्ट हो गई। सेकेंड फेज में भी हमने ये देखा, जो अब दूसरी लहर के बाद जो चरण शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब जब तीसरा चरण शुरू होगा, यानी कि जब इन सभी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा और 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, उसमें किस तरीके से हम बच सकते हैं कि ऐसी भीड़ ना पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर्स में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की हिंदुस्तान में। डॉक्टर रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रवि से हम संपर्क करेंगे। डॉक्टर विवेक, ये सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। Vaccination center has become actually a major reason of COVID spread, because कहीं ना कहीं हम जो हमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं वो सिस्टम प्लेस में नहीं है। बहुत सारी भीड़ एक साथ आ जाती है, अपॉइंटमेंट्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर ही अपने आप में कोविड स्प्रेड का रीजन ना बन जाए, तो पहले तो हमें ओपन एरिया में बनाना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा और इनोवेटिव हो जाए तो हमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स हम बना सकते हैं, जिसमें एक पेशेंट जो है अपनी गाड़ी में आता है, हेल्थ केयर वर्कर उसके डिटेल्स को एंटर करता है, गाड़ी में ही वैक्सीन लगा के एंड ड्राइव थ्रू दे कैन गो, सो दैट जो एक्सपोजर है वैक्सीनेशन सेंटर पे वो बहुत कम हो जाए। नहीं तो ओपन एरियाज में जहाँ पे स्प्रेड के चांसेस कम है, वहां पे हमें इसको प्लेस करना होगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को। तो ये सारे अगर हम प्रिकॉशंस लें तो ये चीज को डील किया जा सकता है। इनफैक्ट थोड़ा सा और इनोवेटिव हो तो हम हाउस वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, जैसे हमने पल्स पोलियो में किया है कि घर घर जाकर वैक्सीन पिलाते थे, तो उस तरह का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने डेवलप कर सकें तो इस तरह से भी चीजों को लागू किया जा सकता है, ताकि लोग एटलीस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके इन्फेक्ट नहीं हो जाए। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं कि नेचुरल तरीकों से कैसे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करें, क्योंकि बच्चे कई बार अवर्जन होता है उन्हें किसी चीज से, कई बार वो रिएक्ट भी करते हैं कुछ खाने पीने की सामान से, कई बार उनकी बॉडी ठीक तरीके से एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं ले पाती है। ऐसे में नेचुरल चीजें कौन सी दें अपने बच्चों को जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके? वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज आपका हथियार नंबर 1। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डाइट पे जोर देना होगा। जब हम डाइट कहते हैं, that means fruit, vegetables, seeds, nuts, all this have to be included along with proteins. अब क्या होता है कि माँ कहती है कि बच्चा ये नहीं खाता है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर बच्चा सब्जी के रूप में सब्जी नहीं खाता तो आप उसी सब्जी के कटलेट बना सकते हैं, खिचड़ी में डाल के दे सकते हैं, दाल में डाल के दे सकते हैं, ग्रेट करके रोटी में स्टफ करके दे सकते हैं, या उसका सूप बना के दाल के अंदर वो सूप का पानी डाल दें। जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड, आपको उनकी स्लीप का ध्यान रखना होगा। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, मैं मानती हूँ स्कूल के सिवा एटलीस्ट 2 आवर्स अबव 7-8 ईयर्स को देना चाहिए, लेस देन 2-3 ईयर्स को 0 आवर, बिकॉज उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट खराब हो रही है, उनको रादर क्रिएटिव एक्टिविटी में रखना है। नंबर 3, पॉजिटिव टॉकिंग एंड कंप्लीट टाइम। जब पेरेंट्स टाइम देते हैं, कुछ करते हुए टाइम नहीं, कंप्लीट टाइम दें, ताकि उनकी एंजाइटी, उनके क्वेश्चंस को बात करें, क्योंकि एंजाइटी से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर रवि मलिक का भी रुक करेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।